मैं इस समय देवप्रयाग में हूं और देवप्रयाग बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पर मां अलकनंदा और मां भागीरथी का मिलन होता है और यहीं से मां गंगा का उद्गम होता है, मां गंगा का सर्जन होता है। वो यहाँ से फिर पृथ्वी की तरफ अपना बहुत ही वेग के साथ और बहुत ही अविरलता के साथ, वो निरंतरता के साथ बहती रहती है। देवप्रयाग का एक अपना बहुत ही धार्मिक महत्व है। देवप्रयाग यहाँ बहुत ही कम लोग जानते होंगे, यहाँ एक राम मंदिर भी है और भगवान राम जब ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए जब उन्हें ऋषि मुनियों ने ये एक परामर्श दिया कि आपको ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए तपस्या करनी होगी, तब उन्होंने यहाँ पर सैकड़ों बरस आकर तपस्या की और सैकड़ों बरस तपस्या करने के बाद फिर आदि शंकराचार्य ने यहाँ भगवान राम का एक मंदिर बनवाया और यहाँ पर वो मंदिर आज भी मौजूद है, उसकी बहुत मान्यताएं हैं। आप मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं कि ये अलकनंदा है और ये भगवान बद्री विशाल के धाम से होकर और नीचे आ रही है और सामने अगर आप देखेंगे तो मां भागीरथी है और ये वही भागीरथी है जो टीएचडीसी डैम से होकर नीचे आ रही है। गोमुख इसका उद्गम स्थल है और जैसे अलकनंदा का उद्गम स्थल भगवान बद्री विशाल के चरणों से होता है, ऐसे ही भागीरथी गोमुख से होकर यहां पर आती है और दोनों जब का संगम होता है तब यहां से गंगा का सर्जन होता है। तो ये एक धार्मिक मान्यता है और चूंकि ये देवप्रयाग पौड़ी लोकसभा का हिस्सा है, पौड़ी लोकसभा में और भी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। पहले धार्मिक मान्यताओं पर, धार्मिक स्थलों पर बात करते हैं। पौड़ी का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो नैनीताल की रामनगर सीट से शुरू होता है और इधर बिजनौर जिले से सटी हुई ये लोकसभा है और माणा गांव यानी चाइना बॉर्डर तक इसका क्षेत्रफल है। बहुत बड़ी जैसलमेर बाड़मेर जैसी जो सीट है राजस्थान की, मतलब उसी के हिसाब से ये सीट भी है, बहुत लंबा चौड़ा इसका क्षेत्रफल है। अब अगर हम धार्मिक स्थलों की बात करते हैं तो इसी पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में चमोली जिला भी आता है। वहां भगवान बद्री विशाल है, वहां जोशीमठ में शंकराचार्य जी की पीठ है और वहां तब जब नीचे आते हैं कर्णप्रयाग में, वहां कर्ण का मंदिर है, कर्ण की तपस्थली है कर्णप्रयाग। वहीं अगर गैरसैंण की तरफ बढ़ते हैं तो आदि बद्री का मंदिर भी वहीं है, हजारों साल पुराना। और भगवान केदारनाथ का धाम भी इसी पौड़ी संसदीय क्षेत्र में आता है। इसके अलावा अगर फिर आप नीचे चलते हैं तो बहुत सारे धार्मिक स्थल जो लोकल होते हैं पौड़ी में हैं। फिर नीचे जाते हैं कोट द्वार में सिद्ध बलि का मंदिर है, भगवान बजरंग बली का मंदिर है, वो सिद्ध पीठ है भगवान बजरंग बली की। तो इतने बहुत सारी चीजें ये अपने आप में समेटे हुए हैं। पंचप्रयाग इसी सीट में आते हैं, इसी लोकसभा में आते हैं। देवप्रयाग है, यहाँ अलकनंदा भागीरथी मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर मिलती हैं। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ राम गंगा, धौली गंगा सब मिल जाती है। तो ये पंच प्रयाग भी पौड़ी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। अगर आप जिम कॉर्बेट की बात करते हैं जो विश्व स्तर पर और बहुत ही विख्यात है, वो भी इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये धार्मिक मान्यताएं मैंने अभी आपको बताई, धार्मिक स्थल बताए कि अपने आप में कितनी सारी चीजें ये पौड़ी लोकसभा क्षेत्र समेटे हुए हैं। धार्मिक महत्व के बाद अब मैं आपको पौड़ी लोकसभा क्षेत्र का एक राजनीतिक महत्व समझाता हूं। क्या इसकी राजनीतिक महत्ता है? तमाम सांसद हुए 1952 से लेकर अब तक, लेकिन कुछ बहुत बड़े नाम भी हुए। हेमवती नंदन बहुगुणा इसी सीट से एमपी बनते थे और यूपी में मुख्यमंत्री भी वो रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब उनका भी कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र यही था, चुनावी क्षेत्र यही था। इसके अलावा बीसी खंडूड़ी जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उनके सबसे नजदीकी मंत्री होते थे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उन्होंने यहां से शुरू की थी और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री रहते हुए वो इसी सीट से लोकसभा सांसद रहे हैं, लगातार सांसद रहे हैं। सतपाल महाराज जो केंद्र में रेल राज्य मंत्री रहे हैं, वो भी इसी सीट से एक बार सांसद बने हैं, 2 बार सांसद बने हैं। तो ऐसे तमाम नाम हैं और इन नामों के होते हुए जब 2014 में बीसी खंडूड़ी जीते, उसके बाद उनकी उम्र हो गई थी तो उनको टिकट नहीं मिला। उनके राजनीतिक सीट से तीरथ सिंह रावत को टिकट दिया गया, वो भी जीत गए, वो भी यहां इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बड़ा नाम है, राष्ट्रीय टीम में एक बड़े ओहदेदार हैं और मोदी और शाह के बहुत निकट माने जाते हैं। तो ये एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वर्तमान तक मैंने आपको समझाई है कि यहां से कितने बड़े बड़े नाम रहे हैं देश में जिन्होंने नाम किया है कि पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा हो, बीसी खंडूड़ी हो और चाहे और भी बहुत सारे नेता हों, तो किसी का, चूंकि बहुत सारे नाम हैं लेकिन बड़े नामों का मैं जिक्र कर रहा हूं। बीसी खंडूड़ी के बाद अनिल बलूनी बहुत बड़ा नाम यहां से चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है। और इसके अलावा इसका जो एक और राजनीतिक महत्व है, पौड़ी जिले की मैं बात करता हूं। पौड़ी जिले से तकरीबन रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत
विजय बहुगुणा और त्रिवेंद्र सिंह रावत, 4 लोग यहां राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। चारों ही पौड़ी के रहने वाले थे। अभी इस समय कैबिनेट में पौड़ी जिले में केवल 6 सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटें हैं और यहां से 2 कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष पौड़ी से सरकार में शामिल हैं। तो पौड़ी का अपना राजनीतिक महत्व है। पौड़ी वो जगह है जहां से पिछले 10 साल से अजीत डोभाल एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। पौड़ी वो जगह है जहां से जिस मिट्टी ने बिपिन रावत जैसे लाल को जन्म दिया है, जो पहले सीडीएस थे। पौड़ी वो जगह है जो वर्तमान सीडीएस हैं, वो भी पौड़ी के रहने वाले हैं। पौड़ी वो जगह है जहां से एक नौसेना के प्रमुख भी, कोस्ट गार्ड के प्रमुख भी रहे हैं, आईबी के चीफ रहे हैं। यहां के लोग बहुत बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं और यहां से रमेश पोखरियाल निशंक यहीं से हैं। तमाम बड़े नेताओं की एक फहरिस्त है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व इतना है कि बाकी पूरे उत्तराखंड पर अकेला पौड़ी जिला भारी पड़ता है। पौड़ी जिले में जब पौड़ी जो गढ़वाल लोकसभा सीट है, इसके एक चुनाव का जिक्र मैं जरूर करूंगा। 1980 में जब चुनाव हुए तो यहां से कांग्रेस से हेमवती नंदन बहुगुणा जीते। उनकी उस दौरान जो सबसे शक्तिशाली नेता देश की थी इंदिरा गांधी, उसके साथ अनबन हो गई और वो उन्हें चुनौती देने लगे और उन्होंने लोकसभा की सदस्यता और कांग्रेस की सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया। 1982 में यहां बाई इलेक्शन हुआ। वो इंदिरा ने अपनी प्रेस्टीज बना लिया उस चुनाव को और वो हर हाल में हेमवती नंदन बहुगुणा को हराना चाहती थी। उसके लिए तत्कालीन गृह मंत्री बताते हैं कि तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह यहीं कैंप कर गए, देहरादून में कैंप किए रहे। तमाम बड़े नेता मंत्री सब यहां पर झोंक दिए गए। बाहर से हरियाणा से फोर्स ला करके यहां लगा दिया गया। और लेकिन उसी समय एक कहावत यहां पूरे पहाड़ में मशहूर हुई। हेमवती नंदन बहुगुणा के पक्ष में पहाड़ के लोग बहुत जबरदस्त तरीके से खड़े हो गए और एक कहावत उस समय चरितार्थ हो रही थी, चल रही थी, प्रचलन में थी कि पहाड़ का चंदन हेमवती नंदन। और नतीजा भी उसी के अनुसार आया। 1982 का चुनाव हेमवती नंदन बहुगुणा भारी मतों से जीत गए और इंदिरा को हार का मुंह देखना पड़ा। अब कुल मिलाकर बात यह है कि इस समय वर्तमान परिस्थिति में जो एक इशू यहां पर बन गया है, एक हाई प्रोफाइल नेता अनिल बलूनी यहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने अपने जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उनको यहां चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो मुकाबला यहां पर काफी रोचक हो गया है। अनिल बलूनी को यहां चुनाव लड़ने में क्या क्या चीजें उनके सपोर्ट में है, क्या क्या मदद उनको मिल रही है, वो मैं आपको बताता हूं। 6 साल राज्यसभा के एमपी रहते हुए अनिल बलूनी ने पौड़ी के लिए तमाम काम किए। उसके अलावा उत्तराखंड को जोड़ने की कनेक्टिविटी के लिए उन्होंने बहुत काम किए। उन्होंने कई ट्रेनें चलवाई और उन्होंने अपनी निधि से भी तारामंडल के लिए भूमि पूजन किया। एक तारामंडल जो पौड़ी में बनेगा, आप सोचिए, उसके लिए उन्होंने अपनी निधि से पूरी की पूरी 20 करोड़ की धनराशि तारामंडल के लिए दे दी। उसका भूमि पूजन भी हो चुका है। इसके लिए अलावा जब भी उत्तराखंड में किसी तरह का कोई इश्यू होता था, चाहे विशिष्ट शिक्षकों का हो, शिक्षा मित्रों का हो, केंद्र से मदद करनी हो, वो हमेशा लोगों के लिए मददगार बनकर खड़े रहे। तो इसके अलावा पार्टी संगठन का फायदा मिल रहा है। ग्रास रूट तक संगठन है, पन्ना प्रमुख से लेकर विधानसभा विस्तारक, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये सब लोग हैं। सूबे में सरकार है। इसके अलावा इस लोकसभा में 14 विधायक आते हैं, 14 विधानसभा सीटें आती हैं। 13 विधायक पहले ही बीजेपी के थे और कांग्रेस का केवल एक विधायक था, बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी। उसने भी अनिल बलूनी की सानिध्य में, अनिल बलूनी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। ये सारी चीजें अनिल बलूनी के किए हुए काम, कार्यकर्ताओं के किए हुए काम, निरंतर काम करने वाला कैडर वोट और मोदी के नाम पर यहां जो वोट पड़ रहे हैं, वो अनिल बलूनी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी की, उन्हें अपनी छवि का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस संगठन तो उस तरह का यहां इतना मजबूत नहीं जितना भारतीय जनता पार्टी है और ये सीट भी पिछले तकरीबन 10 साल से लगातार और उससे पहले 10-15 सालों तक भाजपा के पास रही। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं परंपरागत भाजपाई सीट है पौड़ी। तो फिर भी गोदियाल बहुत जुझारू तरीके से लड़ रहे हैं। उनकी लो प्रोफाइल छवि, उनका जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए किया हुआ काम, कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में तो नहीं है, लेकिन उनके प्रति एक सिंपैथी जरूर उमड़ रही है। और उनको जो बीच में इनकम टैक्स के जो बॉम्बे से नोटिस आए थे, उसको भी उन्होंने कैश करने की कोशिश की। लेकिन कुछ भी हो, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन गोदियाल भी अच्छे से चुनाव लड़ने की एक कोशिश करते यहां पर दिख रहे हैं। अभी हम किसी को हारा हुआ और जीता हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन जो एक माहौल में एक चीज होती है, एक माहौल में एक क्या, जैसे एक आम भाषा में पूछा जाता है चुनाव के लिए कि माहौल क्या है, तो माहौल यह है कि 24 की चॉइस के लिए यहां, जैसा मैंने अनिल बलूनी के साथ जितने भी एलिमेंट्स बताए हैं कि इससे उन्हें फायदा मिल रहा है,
तो वो सारी चीजें देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां भारतीय जनता पार्टी आसानी से इस सीट को निकाल सकती है। और लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ही मतलब एक महीन तरीके से ग्रास रूट पर जाकर, ग्रास रूट पर तो भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, तो उससे लगता है कि यहां मुकाबला थोड़ा रोचक हो रहा है। गणेश गोदियाल मुकाबले को थोड़ा सा चर्चाओं में ला दे रहे हैं, और गणेश गोदियाल को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बाद की बात है, क्योंकि पार्टी का, संगठन का उतना मजबूत स्ट्रक्चर यहां उनका नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी का है। तो ऐसे तमाम समीकरणों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को निकाल सकती है। अब ये दावा तो नहीं किया जा सकता बिल्कुल निकाल लेगी, क्योंकि ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो काफी एडवांस स्टेज में है। हालांकि जनता जनार्दन के मन में क्या है, पब्लिक के मन में क्या चल रहा है, उसकी जो मन की प्रतिक्रिया है वो वोटों में किस तरह से तब्दील होगी, किसके पक्ष में तब्दील होगी, किसके पक्ष में बैठेगी, ये तो एक तभी पता चलेगा जब मतदान के बाद मतगणना का काम शुरू होगा। तो इसलिए ये देखना यहां दिलचस्प रहेगा कि पौड़ी का चुनाव 5 लोकसभा सीटों में सबसे रोचक हो गया है। और वो रोचक इसलिए हो गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और एक दूसरी लॉबी है जो यहां गणेश गोदियाल के पीछे खड़ी है, उनको चुनाव लड़ा रही है, और मुकाबला और रोचक होता जा रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि भाजपा के लिए बहुत मुश्किल रहा पौड़ी में अभी दिखाई नहीं देती है। पौड़ी लोकसभा या पौड़ी जिला राजनीतिक तौर पर जितना साउंड है, राजनीतिक तौर पर जितना मजबूत है, जितने राजनेता पौड़ी ने दिए हैं उतने पूरे उत्तराखंड ने नहीं दिए। जितने पौड़ी के लोग राष्ट्रीय लेवल तक छाए हैं, बड़े बड़े ओहदेदार हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो जितना एक जो यहां से नेताओं का एक पूरा लश्कर निकला है, जिसमें 4 मुख्यमंत्री यहां पर पौड़ी से रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो इन सब चीजों के बावजूद जब पलायन आयोग की रिपोर्ट आई तो उसमें यह खुलासा हुआ कि पौड़ी जिला ऐसा है जहां से सबसे ज्यादा लोगों ने पलायन किया है। और पलायन करने की वजह मूलभूत सुविधाएं नहीं होना, पलायन करने की वजह रोजगार नहीं होना, पलायन करने की वजह थी मास्टर और डॉक्टर का पहाड़ में नहीं होना। तो जो भी यहां पर एक नया सांसद आने वाला है, जो कि खास तौर पर अनिल बलूनी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, और उम्मीदें इसलिए हैं, वो एक सांसद की उम्मीदें नहीं है, उम्मीदें इसलिए हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी हैं। लोगों को लगता है आसानी से वो बड़े काम करवा देते हैं। तो ये जो पलायन की चुनौतियां, बेरोजगारी की चुनौतियां, और जो ये विकास को लेकर के जो लोग खड़े हुए हैं, ऐसे बहुत तमाम मुद्दे हैं पौड़ी में जिनका समाधान अनिल बलूनी को ढूंढना होगा। हालांकि अनिल बलूनी ने कुछ मुहिम ऐसी चलाई है रिवर्स प्लान की, जैसे इगास एक ऐसा पर्व था जो यहां खत्म हो गया था, उसको उन्होंने दोबारा शुरू किया, और अब वो बहुत बड़े पैमाने पर प्रदेश में मनाया जाता है। उससे पहले यहां 5 साल पहले किसी ने इगास का नाम यहां पर लगभग सब भूल गए थे, लुप्त हो गया था। एक अपने ही वोट में, अपने ही गांव में वोट बनवाने का काम, ऐसी तमाम चीजें अनिल बलूनी ने इजाद की हैं, एक आविष्कार किए हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनका फायदा उन्हें इस चुनाव में मिलता दिख रहा है। फिलहाल देखना है कि मतदान के बाद जब मतगणना होगी, ईवीएम मशीनें किसके लिए जीत की, जो एक अंदर से जो वोट निकलेंगे वो वोट किसके लिए होंगे, किसकी जीत के लिए होंगे, और समीकरण जिस तरह के बन रहे हैं, जैसे मैंने बताया, फिर एक बार बता दूं, भाजपा इस सीट को निकाल सकती है।